आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं, बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम ईरान में चल रहे युद्ध के बैकग्राउंड में जाएंगे और उन कारणों को देखेंगे जिसके कारण से ईरान सदैव युद्ध में खपा रहता है। और ये जब इस्लाम के नीचे आया तब भी, जब ये सुन्नी था तब भी, जब शिया बना तब भी, और उसके पहले जब ज़ोरोस्ट्रियन था तब भी। तो इसके लिए आज हमने पंकज सक्सेना जी को आमंत्रण दिया है। पंकज सक्सेना जी इस क्षेत्र के बारे में बहुत गहन अध्ययन है उनका, तो उनसे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और पंकज जी, हम आरंभ करें उसके पहले आपके और हमारे अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर मिशेल दानिनो को आज देश निकाले की सजा सुना दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो जी। मिशेल दानिनो तो वो हैं जिन्होंने वास्तव में वो सीताराम गोयल जी के बाद जो जी। झूठा इतिहास है उसको एक प्रकार से जी। समाप्त करने का या उसका जो है वो नकाब उठाने का काम किया। जी। और हमको ऐसे प्राइसलेस ग्रंथ की है, आई थिंक क्या वो एक इन्वेडर्स वाली किताब लिखी है, आर्यन इन्वेजन थियरी पे। द लॉस्ट रिवर जो है वो तो बहुत ही लॉस्ट। अक्लेम, हाईली जी। अक्लेम बुक है, जिसने जी। तो पूरी तरह से इनका आर्यन इन्वेजन थियरी का सत्यानाश ही कर दिया। और आज जो है वो सडनली सुप्रीम कोर्ट उनको कहता है कि साहब ये किसी लायक ही नहीं है, इनको किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में लाया नहीं जा सकता। हद हो गई भाई, ये तो मतलब तानाशाही की पराकाष्ठा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मिशेल डोनानो जी हमारे दर्शक जानते ही होंगे, लेकिन जो अगर नहीं भी जानते हैं तो उन्होंने इतना काम किया है हमारे देश के लिए, और आप और हम तो जानते हैं, हमने उनसे कई बार बात भी की है अब वो कि बेसिकली फ्रेंच हैं, यहाँ जी, आके उन्होंने वो भारत से इतने प्रभावित हमारे हुए, पहले ऑरोविल जी, में थे, फिर उसके बाद उन्होंने जी, भारतीय नागरिकता ग्रहण की। अच्छा, जी। बड़े ही लो प्रोफाइल हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि वो जयपुर नहीं डायलॉग्स वो पे आ जाएँ, नहीं। आते नहीं, हम इंडस यूनिवर्सिटी में जब शूट करते थे, हम सालों हुँ, उनके पीछे पड़े रहे। हम तो अहमदाबाद में थे और वो गांधीनगर में रहते थे। उस समय हुँ, आईआईटी गांधीनगर में कार्यरत थे। तो हम उनको हुँ, कई बार बुलाते थे, बेचारे नहीं, वो कहते मुझे वीडियो और इसमें ज़्यादा नहीं आना है। और उन्होंने क्या काम किया है, आजकल तो आईकेएस का शोर बहुत हो गया है। सब लोग कह रहे हैं आईकेएस, आईकेएस, आईकेएस। एक समय बहुत कम लोग थे, तो कपिल कपूर जी ने और मिशेल डोनानो जी ने आईआईटी गांधीनगर में जो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर का वहां बैठ के जो कोर्स उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने स्कूल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए ऐसा मूलभूत काम तो हमारी ओर से अभी तक और कोई नहीं हुआ, कि जिसमें पूरे 30 से 40 लेक्चर्स पूरे बनाना कि आईकेएस है क्या, इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या, और बहुत ठोस एकेडमिक तरीके से, जहां आप कहीं भी उनकी त्रुटि नहीं देख सकते हैं। ये काम वो कम से कम 15-20 साल से कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति हैं वो, तो आर्यन विजन थ्योरी पर तो उन्होंने बहुत अच्छा काम उनका है ही, परंतु शिक्षा पर, एजुकेशन पर और मूलभूत रूप से आईकेएस पर जितना अच्छा उनका काम है, ये बहुत कठिन बात है, और उनका बैकग्राउंड भी महत्वपूर्ण है इसमें। बहुत सारे फ्रेंच जो कमेंटेटर्स हैं भारत के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर, बहुत नुकसान पहुंचाया है हमको। जैसे अभी वो एक जेफर लॉ है, और हाँ, बहुत वो जफरलाल तो बहुत ही बदमाश आदमी है। हाँ, जो वो गालियाँ देते रहते हैं, और ये हिस्ट्री रही है। बहुत सारे फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट की वो डिसमेंटल करते रहे हैं। पूरे तरह जो हिंदू जो
वर्ल्ड व्यू है और उसका। ऐसे वैसे नहीं साहब, पद्मश्री विजेता है। जी, जी। वो इस सरकार के आने के बाद कम से कम उन्हें इतना रिकॉग्निशन मिला, और देखिए उनका जो बलिदान है वो फ्रांस में भी एक पराया है, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट की लाइन को टो नहीं किया। तो वहां पर भी उनको वो एक माइनॉरिटी में ही माना जाता है कि नहीं, उनको सारे इंस्टीट्यूशन से जो है थोड़ा सा वो डर के रहते हैं। और इतना सब करने के बाद सच का साथ देना, और उनका है, आप उनसे बात करेंगे तो उनका ये इसका पक्ष लेना, उसका पक्ष लेना, ये वाली बातें वो नहीं करते। सच क्या है, सत्य को पुनर्स्थापित करने का काम उन्होंने अकादमी में और अकादमी के बाहर भी किया है। लॉस्ट रिवर तो बहुत पॉपुलर बुक है, सबने पढ़ी है, बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई है, बहुत बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और उसके बाद अकादमी में जो उन्होंने काम किया है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को, और मैं तो उनमें से सुपर्णा दिवाकर जी को भी जानता हूँ, बहुत डीप जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं उनके साथ बहुत वर्षों से काम किए हैं, और दशकों से वो काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को अब आप बता रहे थे संजय जी इससे पहले भी कि वो क्या ऐसी डिक्टेट है कि उसमें कुछ आपत्तिजनक है ही नहीं, लेकिन किसी ने कुछ सुझाव नहीं दिया आपत्तिजनक। मैंने तो पढ़ा पूरा वो पूरा, उसमें जो है वो जुडिशरी के ऊपर वो पूरा एक खंड है, और उसमें एक लास्ट में जाके उसके करप्शन इन जुडिशरी लेके, वो करप्शन इन जुडिशरी के, जुडिशरी जो है वो करप्शन की कंप्लेंट्स को कैसे डील करती है उसका उसमें डिस्क्रिप्शन है। जी, जी। तो अब उसको बिना पढ़े लगता है कि भाई साहब ने बिना पढ़े, तो मुझे लगता है रिव्यू में जाना चाहिए मिशेल दानिनो को कि साहब बिना नोटिस के हमको आपने सजा दे दी, पहले आप हमसे बात तो करो, पढ़ो तो उसको, उसमें लिखा क्या है, बिना पढ़े। हाँ, किसी तानाशाह की तरह की देश की निकाल दो बिल्कुल इन्हें, तानाशाह की तरह के, सीमा में दिखना नहीं चाहिए अगली बार। तू मोहम्मद है, तूने जो है वो कत्ल किया था, तेरे को निकाला जाता है। अरे भाई मैं वो मोहम्मद नहीं हूँ, मैं दूसरा मोहम्मद हूँ। कुछ नहीं, तेरा नाम मोहम्मद, चल। वो वाली बात है ना, वो पुराने वो किस्से आते थे कि तूने मेरा पानी जूठा कर दिया। हुजूर मैं तो नीचे हूँ, आप ऊपर हो, मैं कैसे आपका पानी जूठा कर सकता? तूने नहीं, तेरे बाप ने किया होगा जूठा, अब मैं तो तुझे मार के खाऊंगा। ये वाली स्थिति है जी, जी, ऐसा ही है। टुडे द जुडिशरी हैज कवर्ड इटसेल्फ विद कंप्लीट इग्नोमिनी, कंप्लीट जी, इग्नोमिनी। जी, इससे ज्यादा आर्बिट्ररी कुछ हो नहीं सकता। जी, जी। और किसी के ऊपर भी, कोई साधारण व्यक्ति हो, मैं कभी नहीं बात कर रहा मिशेल दानिनो जैसे रिस्पेक्टेड व्यक्ति की बात चल हाँ, रही हाँ, है। वो तो रिकॉग्नाइज्ड आप हैं। किसी भी व्यक्ति को, मैं भी वैसे भुक्तभोगी हूँ, मुझको भी एक बार बिना सुने साहब, और वो उसको उससे पार पाने में लगभग आप समझिए 15 साल लग चुके। जी, सोचिए, तो अभी भी उसका किसी-किसी कुछ का हिलना जीवन नहीं। भी खराब कर सकते हैं, पूरा। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? जरा से फालतू के अभियोग से। मुझे ऐसा टोटली। और लगता है कि ये अब और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह उनको दिख रहा है देश का समाज जो जा रहा है, देश की राजनीति जिस ओर जा रही है, इंक्रीजिंग क्लैश जो है जुडिशरी और इनके साथ वो होना आवश्यक है। तो उसमें जो पुरानी देखिए 3 जनरेशन स्वतंत्रता के बाद जो जुडिशरी में आई हैं, वो इतनी आसानी से तो अपना टर्फ नहीं छोड़ेंगे। जो आइडियोलॉजिकल टर्फ है, जिस तरह का उनका अब वो तो कैंगरू कोर्ट जैसा है कि जज के ऊपर हू विल बेल द कैट वाली बात है कि जज तो कोई सबसे ऊपर है, पर जज के ऊपर कौन है, वो किसके उत्तरदायी हैं, और थ्योरेटिकली तो है, ठीक है कि वो लॉ के उत्तरदायी हैं, पर बहुत आर्बिट्रेरीनेस देखने को मिलती है। जिस प्रकार से किसी ने मुझे बताया था कि उनके यहाँ एक कन्वेंशन है कि अगर आखिरी दिन है जज का, तो जज कोई डिवोर्स पेपर साइन नहीं करेंगे। अब किसी मेरा मित्र था, उसने बताया कि वो बेचारे का कई साल से खिचराता बड़ी मुश्किल से उस दिन उसका आया कि अब जो है फाइनल हो जाएगा, लेकिन वो फाइनल लोन जज के छोड़ने का दिन था, तो उन्होंने उसको डिफर कर दिया। अब वो उसके बाद वो 2-2.5 साल वो फिर फंस गया। अब ऐसे आर्बिट्ररी डिसीजंस के कारण लोगों के जीवन कितने बर्बाद होते हैं, इसके बारे में चर्चा, और आप तो कह रहे हैं ऐसी भी कुछ चर्चा नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये क्रिटिसिज्म का, और इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, और वहां मोदी मोदी तो चीखते रहते हैं, जिनको सब पूरी भरसक गालियां देते हैं, लेकिन इनके बारे में मियां लॉर्ड उनको सही कहा जाता है कि इनके बारे में जो है कोई सुनवाई नहीं। आई एम स्पीचलेस, व्हाट एल्स टू से। चलिए आज के विषय पे चलते हैं। जी। और विषय ये है कि साहब
हम देख रहे हैं कि इस समय ईरान में युद्ध चल रहा है। जी, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यूएस है और इज़राइल है इज़राइल है। और जी, तीसरी तरफ ईरान जो है वो अपने जो अरब मित्र हैं उनके, अरब उम्मत के, जो उनके उम्मत मुसलमीन के जो हाँ, उनके भागीदार हैं, हाँ। उनके ऊपर धड़ाधड़ मार रहा है मिसाइलें जी, और ड्रोन। जी। तो ये जो आप देख रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पहले भी देखी हुई चीज़ है? डेजा वू जैसे हो रहा हो? जी, ये कई बार हो चुका है। ये एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। मुझे तो जैसा लगता है, सबसे पहले जब दशराज युद्ध हुआ था, जी, तभी शायद इन्हीं लोगों से हुआ था, क्योंकि एक जी, जो जी। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी है वो यही कहती है कि साहब कि ये पहला लोग जो थे ये हुँ, मोनिज़्म में मोनोथेइज़्म में चले गए थे और जी, हमारा जो सिस्टम था वो मोनिज़्म का था। जी, एक जी, तो सर्वव्यापी ब्रह्म और इनके लिए केवल एक पूज्य, जी, वो वाला जो सिस्टम है, जी। तो उसको लिए के युद्ध हुआ था, फिर ये लोग उधर चले गए थे, फिर ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म आया, वो भी लड़ते रहते थे सबसे। हाँ, वो भी लगते रहते थे। जी, तो उसमें सबसे पहला तो जो अलग हुए हैं, वो आप सही कह रहे हैं, जो वैदिक काल से ही वो जो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी वो यही कहती है कि वेदों से अगर पहला कोई बहुत बड़ा सभ्यता या कोई कह सकते हैं कि एक पूरा देश या राष्ट्र अगर अलग हुआ, तो जो पर्शिया, अब हम ईरान, पर्शिया जो बोलते हैं, ये और हुआ। सबसे पहले उन्होंने वो दशराज युद्ध का जो ऋग्वेद हाँ, में आता है, हाँ, तो वो उल्लेख। सबसे पहले जो है वो आपके ये कह सकते हैं कि वेदों से लड़ाई की उन्होंने। हाँ, और उसका दिखता भी है ना, देखिए वो जो देव को वो डीमन, मतलब वो इन्वर्ट, वो जो हमारी कॉस्मोलॉजी है हुँ, उसको उन्होंने इन्वर्ट कर दिया है। हुँ, तो जो असुर मा जो अहुर माजदा, वो असुर माजदा को वो सा को हा बोलते हैं। तो असुर को सुर और सुर को असुर, इस तरीके से करके वो देखते हैं। और अगर हम, मैंने अपनी पुस्तक में भी चर्चा की है स्वयंभू शत्रुबोध में, कि कॉकटेल ऑफ मोनोथीज़्म बनी कैसे, उसमें ज़ोरास्ट्रियनिज़्म का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो हाँ, बिल्कुल, प्रोफेटिक। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो आपका जिसको बोलते हैं ना कि ये लास्ट जजमेंट वाला जो सिस्टम है, जी, वो भी यहीं जी, से आया है। अब वो बस इसमें इतना ये है कि इनका मिक्सचर है कि 10,000 हाँ, साल तक तो पुनर्जन्म होता रहेगा और 10,000 साल बाद क़यामत आ जाएगी। कयामत आ जाएगी। हाँ। तो वो है, दूसरा शैतान का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग जो है क्रिश्चियनिटी ने, कहते हैं कि वो जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी ने यहाँ से उठाया है। इतना प्रबल जो सेटन बाद में हुआ, वो इनकी जो कॉस्मोलॉजी से, इनकी मिथोलॉजी से हुआ। और इस तरीके से गुड एंड इविल, ये जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी है, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स, ये जो इतना स्ट्रिक्ट डिवीजन है, ये स्ट्रिक्ट डिवीजन भी वहां से लिया गया। तो प्रोफेटिज्म का एक लेग आया अखनातन से, इजिप्ट से, और दूसरा आया हुँ, हुँ, पर्शिया हुँ। से, और फिर जाके वो इज़राइल में वो लीथल कॉकटेल बनी। लास्ट में जो अंतिम कह सकते हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट हुआ, जो लीथल इंग्रेडिएंट हुआ पूरे विश्व के लिए, वो प्रोसेलाइटाइजेशन, कि दूसरों को कन्वर्ट करके मिशनरी लेवल पे प्रोसेलाइटाइज करके करना है, वो क्रिश्चियनिटी ने जो इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब मिडल ईस्ट का ये कॉकटेल बन रहा था। तो पर्शिया हमेशा क्रॉसरोड्स पे रहा है, क्योंकि वैदिक भारत से अलग होने के बाद उसने अपनी अलग, आप देखिए, अगर आप भूगोल भी देखें, मानचित्र भी देखें, तो अगर पश्चिम यूरोप से और जितने भी ये रास्ते पथ आते हैं, बीच में पर्शिया पड़ता है। तो हिस्टोरिकली भी उनके एक ओर तो भारत जैसी सभ्यता रही है, और दूसरी ओर जो मेडिटेरेनियन की जो सभ्यताएं रही हैं, जिस तरह से ग्रीस, उनसे उनका बार बार क्लैश रहा है। और इस तरीके से पोलैंड के बारे में कहा जाता है गॉड्स प्लेग्राउंड, कि पोलैंड भी क्या है कि कैथोलिक कंट्री है, इधर उनके प्रोटेस्टेंट हैं, उधर उनके ऑर्थोडॉक्स हैं, और बार-बार दोनों बड़े, जर्मनी बहुत प्रबल देश रहा है, रूस बहुत प्रबल देश रहा है, वो ऑर्थोडॉक्स, ये प्रोटेस्टेंट, बीच में कैथोलिक, और जो आते-जाते सब कोई पोलैंड को मारता चला जाता था। तो उनको उनकी हिस्ट्री के बारे में गॉड्स प्लेग्राउंड उनको बोला। तो इसमें तो हुँ, ये पर्शिया का भी ऐसा है कि क्रॉस रोड्स पे रहे हैं। तो एक तरफ उनका भारतीय सभ्यता से क्लैश रहा, और दूसरी तरफ उनका अरब से तो बाद में हुआ, और उससे पहले जो यूरोपीय, जो मेडिटेरेनियन जो सभ्यताएं हैं, उनसे क्लैश रहा है। और हिस्टोरिकल क्लैश ये बार बार कन्वर्ट होता रहा जब ये मिशनरी रिलीजन आया। तो पहली बार क्या हुआ कि ग्रीस और पर्शिया के वॉर तब हुए जब ये दोनों पेगन थे, दोनों मूर्ति पूजक थे, दोनों अपने अपने भगवानों की पूजा करते थे, तब से इनके युद्ध चल रहे हैं। और उसके बाद फिर जब कन्वर्जन हुआ, तो पहले तो जो ग्रीस है वो ईसाइयत में बदला, और तब इनके वॉर चलते रहे।
और बहुत कम लोगों को पता है कि जिस समय जब इस्लाम आता है, सैसेनियन एम्पायर जब पर्शिया में चल रहा है, जो कहते हैं 600 मेरे ख्याल से 33 से 51 के बीच में, कुछ 20 एक वर्ष के बीच में गिर जाता है जब ये इस्लामी सेनाएं आती हैं। तो ये तो उसके ज़ोरोस्ट्रियन थे ससनिड्स। हाँ, ज़ोरास्ट्रियन थे, ज़ोरास्ट्रियन को स्टेट प्रोटेक्शन देते थे, पर उस समय कहते हैं कि पर्शिया की सोसाइटी में बड़ा रॉट फैल चुका था, खाली ज़ोरास्ट्रियन नहीं थे, क्योंकि ज़ोरास्ट्रियनिज़्म प्रिपेयर्स यू फॉर क्रिश्चियनिटी, मोनोथेइज़्म के लिए। तो कहते हैं कि बड़ा ह्यूज चंक ऑफ पर्शियन सोसाइटी उस समय क्रिश्चियन बन चुके थे, जो अभी बाद में फिर वो हेरेटिक सेक्ट्स भी माने गए, जैसे मैनिचियन, नेस्टोरियन, जो बाद में मतलब जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उन्होंने उनको भी मारा है, लेकिन उस समय तो वो प्रबल, नबाटियंस। हाँ, तो उस समय प्रबल क्रिश्चियनिटी की धाराएं वहां पर थीं और सोसाइटी को उनके खोखला कर चुकी थी। तो ये जो 20 साल में गिरने की बात है, उस समय बड़ा प्रबल वो साम्राज्य रहा था। 20 साल में गिरने का कारण ये है कि उनके कोर्ट के अंदर रॉट बहुत था, इंटरनल फाइट, क्रिश्चियन सेक्ट्स के जो सेक्ट्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ज़ोरास्ट्रियंस जो लड़ रहे हैं, इनसे बहुत गहरा उनकी जो लड़ाई हो गई थी, उसके कारण भी ये हुआ। तो ये यहां से इतिहास हुआ। फिर बाद में जब इस्लाम आया, इस्लाम कन्वर्ट हो गया, इस्लाम में ये कन्वर्ट हो गए, तो फिर वो ईसाइयत और इस्लाम के बीच में वही युद्ध जो पहले कुछ और चल रहा था, अब वो ईसाइयत और इस्लाम के बीच में युद्ध की तरह वह चलने लगा। तो मुझे तो ये ये आजकल जो आती है ईरान की तरफ से कई सारे स्टेटमेंट्स आते हैं कि साहब हम 6000 साल पुरानी सभ्यता है। तो वो मुझे जब सुनता हूँ तो बड़ी हंसी आती है कि किस तरह से ये इस्लाम के सामने 20-25 हाँ, साल में धराशायी हो गए थे और कह रहे हैं कि हम 6000 साल पुरानी सभ्यता है। और अगर आप 6000 साल पुरानी हैं तो फिर वापस भी जाना चाहिए उन पे। फिर इस्लाम का क्या काम है आपके उसमें? अगर ये जो ईरान नाम है, पर्शिया से ईरान नाम ही उन्होंने इसलिए रखा है, वो और पुराने उसमें वो हार करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर इस्लाम को छोड़ो। और कहते भी हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें तो एक अच्छी माइनॉरिटी एक्स मुस्लिम या नॉन मुस्लिम है पर्शिया के अंदर, और अब बढ़ती जा रही है वो। लेकिन जो है अब ये पता नहीं कि कब उनके मेजॉरिटी ऐसी होगी जो कि प्रबल हो पाए, और वो एक पहला एक्स मुस्लिम कंट्री, हम तो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि एक पूरा कंट्री अगर एक्स मुस्लिम आए। तो भारत और चीन को तो मैं तो कहता हूँ जियो पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए कि इस पूरे वेस्ट इस्लाम की इस लड़ाई में भारत और चीन को यही देखना चाहिए कि कौन कौन से इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज में जो नॉन क्रिश्चियन एक्स मुस्लिम एक्स क्रिश्चियन पॉपुलेशन तैयार हो रही है, और उनको उन फैक्शंस को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि ये जो धार्मिक जो जो पुराने जो धर्म है उनका पालन करने वाले लोग बने। और ये केवल ज़ोरास्ट्रियनिज्म नहीं, उस समय बहुत सारे सेक्ट थे, उस समय बड़ी मूर्ति पूजा भी चलती थी। तो ज़ोरास्ट्रियन स्टेट सपोर्ट करता था, पूरी सोसाइटी ज़ोरास्ट्रियन नहीं थी। उसमें पर्शिया के उसमें बहुत सारी धाराएं थी। आज भी वहां पर कई जो कुओं की पूजा है, पेड़ों की पूजा है, जो कई सारे कस्टम्स हैं, नौरोज उनके यहाँ जो मनाया जाता है, वो भूल गए पूरी स्मृति। इस्लाम है लेकिन नौरोज चलता है, और वो लगभग हमारे ये नवरात्र के आसपास ही चलता है। तो वो उनकी जो कल्चरल मेमोरी बड़ी डीप है, वो वहां से चली आ रही है। तो पर्शिया हमेशा एक, वैसे हर इस्लामिक आइडेंटिटी एक कन्फ्लिक्टेड आइडेंटिटी रहती है। जैसे अभी पाकिस्तानी, जब अभी तक तो ये अरबी अरबी कर रहे थे, जब ईरान ने बम फेंकना चालू कर दिया तो तुरंत उन्होंने कहा कि अपनी अरबी जो हेरिटेज है उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। तो वो बदलते रहते हैं, एक समय कुछ और थे, कभी ईरानी बन जाते हैं, कभी पर्शियन बन जाते हैं, कभी अरबी बन जाते हैं। अभी वो साउथ एशियन है जब तक ये युद्ध चल रहा है। तो वो भी उनकी तरफ देखते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड है। तो ईरान भी कॉन्फ्लिक्टेड आइडेंटिटी रही है। एक उनका जो इतिहास है वो बार बार हार्क बैक करता है कि नहीं, हम खाली ज़ोरास्ट्रियन नहीं, उससे भी पुराने समय पे जाए। और दूसरा तो हम सब जानते ही हैं कि जो आयतुल्ला है, वो तो फिर ये पावर ग्रैबिंग का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि इतनी आसानी आयतुल्ला तो अरब्स होते हैं, आयतुल्ला तो अरब्स होते हैं। से वो कॉन्फ्लिक्ट भी उनकी समाज में है। तो ये इराक में भी है, तो अभी मतलब भी आयतुल्ला बनने के लिए काली पगड़ी चाहिए होती है और काली पगड़ी केवल अरब बांध सकते हैं पर्शिया में। हाँ, और ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा डीप है उनके यहाँ। देखिए, इराक तो मॉडर्न कंट्री इस तरीके से है। सबसे पहले जब ये अरबी सेनाओं ने जब अटैक किया था, तो इनका जो मेसोपोटामियन जो प्रोविंसेस थे पर्शिया के, उस समय वो सबसे पहले गिरे थे। तो आज भी इराक के अंदर भी जो क्लैशेस हैं उसमें इतने डीप हैं। ये कहते तो हम यूनाइटेड हैं, बट एक्चुअली इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यूनिटी इनकी शक्ति नहीं है। इनकी शक्ति बहुत अच्छा शत्रुबोध होना है, कि वे ये क्लियर रहते हैं कि शत्रु कौन सा है मोस्टली सिचुएशंस में। बाकी तो इनकी यूनिटी की बात नहीं है। अब इराक के अंदर देखिए, इराक एक शिया मेजोरिटी कंट्री था जिस पर
30% सद्दाम 30% कुछ सुन्नी पॉपुलेशन थी, तो सद्दाम रूल कर रहा था इतने समय से डिक्टेटर था। जब सद्दाम को गिराया तो एथनिक क्लेंजिंग हुई और वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री हुआ। लेकिन शिया मेजॉरिटी में भी उनके बड़े पंगे हैं, उसमें पर्शियन शियाज हैं और अरब शियाज हैं। तो एक तो सुन्नी और शिया कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, पर खाली इतना नहीं है। शिया के अंदर जो है वो पर्शियन शिया हैं और अरब शिया हैं, और उनमें ऐसा नहीं है कि थोड़ी तू-तू मैं-मैं। देखिए कि इस्लाम के अंदर तो जब लड़ाई होती है तो वो तू-तू मैं-मैं वाली नहीं होती, या कोई मतभेद वाली नहीं होती। वो तो फिर वो जेनोसाइडल ही वॉर होता है। जैसे जब ये इराक जब सद्दाम गिरा तो उसके बाद ऐसी-ऐसी खबरें आती थी, बगदाद सद्दाम के समय में ऑलमोस्ट 40% सुन्नी, एक मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला सिटी था। अभी कहते हैं वो ऑलमोस्ट 100% शिया सिटी बन चुका है। तो ऐसे-ऐसे केस हुए हैं कि उन्होंने क्या करा, उनके सामने वाले फैक्शन उस पे अटैक किया, 60 लोगों को उबाल के और वो चौराहे पर टांग दिया। इस तरह की घटनाएँ वो करते रहते हैं, और ये शिया और सुन्नी में तो हो ही रहा है, ये 2 शिया सेक्ट के अंदर भी हो रहा है। और यही जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ईरान के अंदर भी है। ईरान में बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं। केवल वो पर्शियन कोई एक एथनिसिटी नहीं है। उनके जो ऑयल के प्रोविंसेस हैं, उसमें बड़े अरब्स हैं। और उनके जो कैपिटल है वो किसी दूसरे रीजन में है। फिर उनका जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट है, वो किसी दूसरे एथनिसिटीज वहां रूल करते हैं। तो ये सारा ये जो पाउडर कैग है, ये जो अब बॉयल होने के उस पे है, लगभग बॉयल, अगर ये वॉर चलता रहा तो वो बॉयल होगा ही होगा। तो ये जो इतिहास है ये बार बार इनका रिपीट होता रहा है। ये क्रॉस रोड्स पे है। मेरा तो सुझाव रहेगा, वैसे हम कोई नहीं होते सुझाव देने वाले, लेकिन हम भगवान को ही सुझाव देते हैं कि पर्शिया अगर वापस अपने वैदिक रूट्स पर वापस आता है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा जो है आरंभ होगा आगे के भविष्य के लिए, वरना तो इसी में फंसा रहना। ये जो इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, ग्रीक से लड़ते थे पहले जब ये सैसनिड्स थे तब। बल्कि एक एक कारण बताया जाता है कि साहब कि इस्लाम की राइज़ का कारण एक बहुत ये है कि ये जो ससानीज़ से थे, सैसनिड्स और वॉर्स जो चलते रहते थे उसमें दोनों बाइज़ेंटाइन और दिया था। उससे ये इतने थक गए कि ये जो दोनों मर्सनरीज़ को जिनको यूज़ करते थे, वो मर्सनरीज़ खड़े होके और खुद ही उन्होंने अपना राज्य कायम कर लिया। हाँ, और स्टार्टेड विद दमिश्कस और फिर बाद में बगदाद में आ गए, दैट वाज़ इस्लाम। हाँ, और द हाँ, अरब्स। अच्छा, अब इसमें जो ये शिया सुन्नी का झगड़ा चलता है साहब, हुँ। तो अब ये ज़रा बताइए कि पहले तो ये शायद ये सुन्नी थे, फिर बाद में शिया हुए, वो क्या किस्सा है? तो ये इनके इतिहास में अभी जितना ये, अभी आप शियाओं से पूछिए, सुन्नी से पूछिए, अभी लखनऊ में जाके इतनी जो छाती पीट रहे हैं, क्योंकि वहाँ हुँ, शिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इतना वो आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, और बिल्कुल यंग लड़के 20-20 साल के, देखे पूरे शिया जहाँ-जहाँ श्रीनगर में भी है, और ऐसे ज़ोर-ज़ोर से आँसू बहा के वो रो रहे हैं। तो उनमें से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 99.99% को ये नहीं पता होगा कि ईरान जो अभी है, ये स्विच करते रहते हैं अपने रिलीजन को। तो ये अभी जो शिया हैं, हिस्ट्री में मध्य युग में ये पूरी तरह सुन्नी थे एक समय, और इजिप्ट जो आज पूरी तरह लगभग एक मेजॉरिटी सुन्नी कंट्री है, वो उस समय शिया प्रदेश हुआ करता था। और उस समय भी मामलूक्स और इनके बीच में इतने युद्ध हुए हैं, वो शिया थे और ये सुन्नी थे। और फिर ये बाद में मध्य युग, लेट मेडिवल एरा में ये फिर धीरे-धीरे वो शिया बनने चालू हुए हैं। तो इनकी जो आइडेंटिटी है, विरोधी कौन है उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो अरब से देखिए, इनमें भी ये कहते तो हैं इस्लाम है, सब एक है, और आप इनसे बात करेंगे तो हिंदुओं के लिए, तो हिंदू को तो ये सब मारने आ जाएंगे जो सो कॉल्ड मूर्ति पूजक आइडोलेटर हैं, पर इनमें इतने हिपोक्रेसीज और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पर्शियंस हमेशा अपने आप को ऊंचा मानते हैं अरब से, अरब्स ऊंचा मानते हैं पाकिस्तानी से। पाकिस्तानी तो अब उनकी रेपुटेशन पिछले 70-75 साल में ऐसी है कि उगांडन्स भी शायद उनको अपने से नीचे माने, वो मानते ही होंगे, बाकी सारे वो भी। लेकिन ये अरब्स अपने आप को पाकिस्तानी से बेटर मानते हैं, लेकिन पर्शियंस कहते हैं कि हम उनसे भी बेटर हैं, तो उनसे बेटर है हम। एक वैसे मैं देखूँ कि ये जो इनकी जो शिया क्लर्जी है हम्म, ईरान में, हम्म, तो ईरान की शिया क्लर्जी में तो जो अयातुल्ला है, वो काली पगड़ी वाला ही हो सकता है। वो काली पगड़ी केवल अरबों को अलाउड है, हम्म। वो नेटिव्स को अलाउड नहीं है। तो ये तो एक इम्पीरियल कॉलोनाइज़ेशन है साहब। जी, जी, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए शिया होना ही क्या है?
शिया होने का मतलब है आप प्रॉफिट की ब्लड लाइन जो है, उनके जो लोग हैं आप उनको कह रहे हैं, वो क्लेम आपका है। सुन्नियों का है नहीं, इलेक्टेड लीडर्स आएँगे, जो 4 राइटली गाइडेड खलीफ्स जो खलीफा हैं। और शियाओं का जो क्लेम है, अब ये भी क्लेम बड़े उनके डिस्प्यूटेड वो एक-दूसरे से। इट्स इट्स अ हाँ, बैटल ऑफ डायनेस्टी। हाँ, बैटल ऑफ डायनेस्टीज़ है। अब उसको कैसे भी कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्लड लाइन को फॉलो करने की बात करें, तो ब्लड लाइन किसकी है? वो तो अरब है ना। तो आप उनकी ब्लड लाइन को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, फिर आप लेकिन पर्शियन सुपीरियरिटी भी है, सुपीरियरिटी कई है, एथनिक है, रेशियल है, तो अपने आप को ये मानते हैं कि हम वी आर बेटर लुकिंग, फेयरर, ब्लू आइड पर्शियंस, फिर एंशिएंट सिविलाइजेशन। अच्छा, ये जब सारी बात करते हैं तो इसमें इस्लाम का ना आपकी नीली आंखों में, ना आपकी गोरी चमड़ी में, और ना आपकी प्राचीनता में इस्लाम का कोई भी अ, अधिकार है या इस्लाम का कोई भी इनपुट है। तो तब तो ये नॉन इस्लामिक अपनी रूट्स पे चले जाते हैं। लेकिन जब बाद में बात आती है बैंड टुगेदर या किसी दूसरे से लड़ने की बात आती है, नॉन इस्लामिक कंट्री से लड़ने की बात आती है, तब ये इस्लाम को हार बैक करते हैं। तो ये हिपोक्रेसी भी इस्लामिक डायनेस्टीज में हमें बहुत अच्छे से देखनी चाहिए। ये जो कंट्रीज हैं, कि ये जब अंदर से लड़ रहे हैं, अब देखिए एक एक बड़ा अच्छा काम हुआ कि दुबई को और पूरे मिडल ईस्ट को बेचा जा रहा था पिछले 20-30 सालों से, सेफेस्ट हेवन, कोई यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मार-धाड़ नहीं, पीस में आप पैसा बस बह रहा है और यहाँ पे आप कीजिए। अभी दुबई तो स्टन्ड है, अब मतलब पूरा यूएई को तो मुझे लग रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, सारा आलम खो बैठे वाली बात है कि ये हो क्या गया? उनको लड़ाई तो उनकी सदैव चलती ही रहती थी, और जो यूएस की गारंटी वो अपने दिमाग में लेते थे, लेकिन उनको समझ में आया कि ये जब वॉर होगा तो ये इतनी गारंटी नहीं होगी। तो ये जो भ्रम जो टूटा है वो बड़ा उनका अच्छा। पूरा वो जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन डेस्टिनेशन वाला जो था, हाँ, वो तो खत्म हो वो गया। वो आज ये खत्म हो खबर गया। आई कि साहब ब्रिटिश एयरवेज ने दिसंबर तक हाँ, अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी अबू धाबी को। हाँ जी, सोचिए। और तो आप सेफेस्ट देख हेवन तो सकते हैं छोड़िए, कि वो पूरा का पूरा जो एक माया जाल था वो कितनी तेजी से, तेजी और से। अब अमेज़न का जो डेटा सेंटर था वहाँ पे इतना बड़ा, हुँ, वो डेटा सेंटर हिट हो गया। अब अमेज़न कह रहा है कि साहब हम यहाँ तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, हाँ। हम तो इंडिया शिफ्ट करेंगे। क्योंकि इंडिया ने ये तो दिखा दिया कि भाई हमारे एयर डिफेंस को कोई ब्रीच नहीं कर सकता। ये जी, जी। अमेरिकन एयर डिफेंस को तो ब्रीच कर लेंगे लोग। हाँ, तो और इसमें देखिए ये आप मिडल ईस्ट का ये जो प्रोजेक्ट करते थे, बहुत आर्टिफिशियल पीस थी। ऐसा समाज जो बिना किसी ऑफेंस के बेहेडिंग्स पर उतर आए, ऐसे सारे समाज, नॉन शिया समाज, सुन्नी समाज, ये अपने आप को पीसफुल कंट्री जो बता रहे थे, ये जो बबल था, वो बबल बहुत अच्छे से बस्ट हुआ। और ईरान अगर जो यूएस का प्लान है कि इसको इराक, सीरिया जैसा बैटलफील्ड बना देना है एथनिक उसमें। अब कई हमारे यहाँ छाती कूट के रोएंगे कि हाय हाय क्या कर रहे हैं। उनको रोने दीजिए, वो एक हमारे देश में बहुत प्रकार के रुदाली हैं, उनमें से एक वो भी हैं कि नहीं, नहीं ये क्या हुआ, ईरान हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ? पर यूएस का जो प्लान है, अगर ये हुआ तो देखिए मिडल ईस्ट का जो पीस है वो पूरी तरह कोलैप्स होगा। इसमें आप देखिए कि क्या है, जो सऊदी अरेबिया की जो नॉर्दर्न कोस्ट है, सऊदी अरेबिया कंट्री के अंदर भी जो नॉर्दर्न कोस्ट है, जो ये पर्शियन गल्फ है, वो शिया पॉपुलेशन से पूरी बनी हुई है। उस नॉर्दर्न क्या है, वो ईस्टर्न कोस्ट मानते हैं उसको। हाँ, ईस्टर्न तो इधर ओमान और इधर आ जाएँगे, जो बिल्कुल जो गल्फ, ये जो पर्शियन उसमें है, उसमें भी शिया हाँ, वो पॉपुलेशंस बहुत सारी है। ये जो सऊदी जिसको अरब के अंदर है। जिसको ये खलीज कहते हैं, खलीज। हाँ, हाँ। तो जो वो जो खलीज है, हाँ, दमाम वाला जो एरिया है, हाँ, ये आपका हाँ, दमाम और ये बहरीन, कतार से लगता हुआ सारा एरिया, हाँ। ये शिया है। वो शिया पॉपुलेशन है। अब ये सब एक कोर सुन्नी ने, कोर क्या, जहां पर मक्का और मदीना है, उसके अंदर की शिया पॉपुलेशन। फिर सऊदी अरब के नीचे जो है यमन, तो ऑलरेडी सिविल वॉर में 2-3 डेकेड हो गए हैं, चल रहा है शिया और सुन्नी के बीच में, वहां वॉर चल रहा है। यूएई के अंदर भी शिया पॉपुलेशंस हैं। फिर कतर और बहरीन अलग-अलग इनकी पॉलिटिक्स रहेगी, शिया और सुन्नी उस पे बटेंगे। देन ओमान हाँ, ने एक नई पहल चली बहरीन है, बहरीन का सुल्तान सुन्नी है और कतर पॉपुलेशन वो मेजॉरिटी शिया शिया है। शिया है, हाँ। तो ये पाउडर केक जो है, ये कितनी ईज़िली उबल सकता है। ओमान ने एक नई पिछले मेरे ख्याल से 12-15 साल से उन्होंने एक कहना चालू कर दिया। आप उनका कलर भी देखेंगे, तो उन्होंने कहा हम ना सुन्नी हैं, ना शिया हैं, हम इबादी हैं। हाँ, अब वो इबादी इबादी है। वो हाँ, वो इबादी वो हुँ। अपने मॉस्क भी ब्लू पेंट करने लगे हैं। तो हरे को भी उन्होंने त्याग दिया है। वो नीला पेंट करते हैं, वो अपने आप वो अलग कह रहे हैं। तो ओमानी अपने आप को अलग कह रहे हैं। शिया कंट्री के अंदर सुन्नी पॉपुलेशन, सुन्नी कंट्री के अंदर शिया पॉपुलेशन। वन्स दिस पाउडर केक बॉइल्स,
तो ये तो हेलहोल बन जो सीरिया का हुआ है, सीरिया भी देखिए सिविल वॉर से पहले बड़ा स्टेबल कंट्री बताया जाता था। आज जो जॉर्डन के बारे में कहते हैं, जॉर्डन में एक दिन इस राजा को जाने दीजिए, फिर जॉर्डन की दशा भी सीरिया से ही कोई कम नहीं होगी। क्योंकि जिस देश में पावर स्ट्रगल ही इस्लामिक प्रिंसिपल्स के आधार पर हो, वहां बारबैरिटी जेनोसाइड में सिंक करने में इट डजंट टेक इवन अ वीक। तो ये जो है, ये ईरान लास्ट स्टेबल, क्योंकि इतनी परफेक्ट डिक्टेटरशिप थी, तो अभी भी मतलब अभी वो कोलैप्स नहीं हुए हैं। अयतुल्ला तो गया है, पर पूरी उनकी जो उसमें अभी समय है, देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये जो पूरा ईरान का जो पूरा जो लीडरशिप है, इतना स्टेबल स्टेट था। यूएसए गलती क्या हुई, जब सद्दाम हुसैन को उन्होंने जो हटाया है, तो उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हुए थे। तो ये अगर आप मेडिटेरेनियन बेल्ट देखें, ईरान शिया कंट्री है, जो कि शिया रूल्ड और शिया कंट्री है, हैवी मेजोरिटी शिया कंट्री है। इराक उसके जो सद्दाम हुसैन तक शिया मेजोरिटी कंट्री रूल्ड बाय सुन्नी। सीरिया सुन्नी मेजोरिटी कंट्री रूल्ड बाय शिया। और फिर उसके बाद अंटिल नाउ अब तो नहीं है, तो अंटिल सब हट गया। असाद हट गया। तो उस समय की जो बात, जब सद्दाम को इन्होंने टॉपल किया, और उसके बाद लेबनान में जो शिया है वो स्लाइड में मतलब सुन्नी से थोड़े से ज्यादा है। और लेबनान बहुत छोटा कंट्री है, बट सीबोर्ड उनको देते, सीरिया और लेबनान से इनको सीबोर्ड मिलता है मेडिटेरेनियन का। तो और लेबनान का बॉर्डर इसराइल से होने के कारण न्यूट्रल ग्राउंड से, इसलिए अभी इसराइल ने लेबनान में भी अटैक किए, क्योंकि सारे जो ईरान के जो हिजबुल्लाह जो है और जो बाकी ईरान के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेबनान से अटैक करते हैं। तो इसमें एक क्या था, एक बीच में सुन्नी पावर अड़ा हुआ था शिया बेल्ट बनने में पूरा ही। सद्दाम हुसैन के जाने से क्या हुआ, ईरान तो शिया मेजोरिटी था ही, इराक भी शिया मेजोरिटी हो गया। असाद शिया रूलर, प्लस लेबनान में हिजबुल्लाह का तानाशाही, पूरा ईरान का जो रिट रन करने लगा सीधे मेडिटेरेनियन तक। वो जो पावर है वो बड़ा डेंजरस था। तो दिस वाज कमिंग फॉर मोर देन अ डेकेड। 15-20 साल से ये तो होना ही था, जो आज आप देख रहे हैं। ये तो ट्रंप आता, चाहे बाइडन रहते, चाहे कोई तीसरे आ जाते, ये तो निश्चित होना ही होना था। ये अभी कोई ये आकस्मिक ऐसी कि ट्रंप ने कुछ अटैक कर दिया, ऐसा ट्रंप ने बड़े डिक्लेयर कर करके किया है। अपनी वो जो उनकी कस्टमरी स्टाइल है उसमें वो बोल बोल के करते हैं। लेकिन कोई भी और यूएस प्रेसिडेंट होता, दिस वाज ऑलवेज यूएस पॉलिसी। ईरान एज अ स्टेट पावर उनके लिए बहुत खतरनाक है। दूसरा, शिया कंट्रीज के, सुन्नी कंट्रीज जो बहुत सारे हैं, शिया कंट्री बहुत कम है, सुन्नी कंट्री जो बहुत सारे हैं, उनके इंटरनल फाइट्स को देखते हुए, इसमें भी एथनिक है कि टर्क्स एक प्योर सुन्नी कंट्री, ऑलमोस्ट हैवी सुन्नी मेजोरिटी है। और इसी तरीके से सऊदी अरब है, लेकिन वो अरब तुर्कों को नहीं मानते, तुर्क अरब को नहीं मानते। अरब कहते हैं तुर्क जो है डिजेनरेट है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बाद जो उनकी संस्कृति जो है बहुत घटिया हो गई है, और वो इस्लाम को करप्ट कर रहे हैं। और तुर्क मानते हैं कि ये गंवार हैं, अरब जो हैं ये गंवार हैं। तो वो तो वो दोनों के बीच में बहुत लड़ाई चलती रहती है। आप यहां तक वो चलता है कि सऊदी अरब में टर्किश सीरियल वो बैन करते हैं कि संस्कृति को खराब कर रहे हैं। आप सोचिए, ये हमारे ऊपर ही अभियोग नहीं लगते। टर्किश सीरियल सऊदी अरब में बैन होते रहते हैं, और लेकिन वो चलते वही हैं, क्योंकि बनाना उनको आता है। विद इन जो इस्लामिक वर्ल्ड है, उनके यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह है वो कंपैरेटिवली मोर एडवांस्ड है। तो सुन्नी वर्ल्ड के अंदर डिविजन जो रिफ्ट हैं बहुत ज्यादा है। उसका कारण भी है कि 75 से 80% लगभग पूरी दुनिया की इस्लामिक पॉपुलेशन में से वो ज्यादा है, तो उनके अंदर रिफ्ट भी ज्यादा है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने सुन्नी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे अपने जो पिट्ठू हैं और जो वसाल्स हैं वो उन्होंने बैठा रखे थे। तो ये जो वॉर है, ये लोग कह रहे हैं कि ये तो क्या हुआ इस्लाम के अगेंस्ट, तो इस्लाम के अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा। जो हम आपको बता रहे हैं, ये शिया सुन्नी वॉर है, जिसमें वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो भी एक पार्ट है, वो भी एक पार्ट इसके बने हुए हैं। है वो शिया सुन्नी वॉर। इसलिए इस्लाम, ईरान बेझिझक सारे कंट्रीज को बम पटक रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका तो ये मानना ही है कि ये तो इस्लाम को करप्ट कर रहे हैं। तो वो तो उनको सूनर लेटर, उनके अगर आप पूछिए तो सारे सुन्नियों को भी उन्हें कन्वर्ट करना है। सुन्नियों के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ईरान के अयतुल्ला से पूछें और सुन्नी लीडर से पूछें, तो उनके सामने शिया बहुत खराब है। और यहीं से निकले थे सुन्नी के बहाईउल्लाह, लिए शिया काफिर, शिया के लिए सुन्नी काफिर। सुन्नी काफिर, हम्म। उनके लिए बहाई काफिर। बहाई, अच्छा, बहाइयों के भी एम्बिशन देखिए। ऐसा नहीं है कि दो अगर आप भाई से जाके पूछेंगे, आप उनके बहाईउल्लाह की वो जो पुस्तक पढ़ लीजिए, वो कुरान से ज्यादा रेडिकल है। और उसमें उनका भी एम्बिशन है पूरे वर्ल्ड को बहाई फेथ में उनको कन्वर्ट करना है। तो वो भी कोई कम नहीं। जो कादियानी अहमदिया जो है पाकिस्तान का सेट, उनका भी यही एम्बिशन है। तो ये तो इस्लाम की दशा यही है, सूनर और लेटर यही होना है। मैं तो कह रहा हूं सबसे ह्यूमेन चीज ये हो सकती है कि अगर इनके अंदर 8 से 10% एक्स मुस्लिम पॉपुलेशन बनती है, इंडिया और चीन, चाइना को बहुत अच्छे से ये पॉलिटिक्स प्ले करनी चाहिए।
एक्स मुस्लिम इंटायर कंट्री या कंट्री पूरा ना बन पाए, जिस तरीके से कुर्दिस्तान ऑलमोस्ट उन्होंने कार्व आउट कर लिया है। इराक, टर्की और सीरिया के, टर्की में से तो इतना नहीं, सीरिया और इराक के जो नदन पार्ट्स हैं उसमें से उन्होंने निकाल लिया है। टर्की का पार्ट अभी भी टर्की से कंट्रोल्ड है अच्छे से। तो आप ऐसे कुछ ना कुछ पार्ट्स आप निकाल सकते हैं जिनको इंडिया और चाइना जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा फेथफुल परमानेंट इंटरवेंशन होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, विच विल मूव एवरीवन टुवर्ड्स ग्रेटर पीस, धर्म की ओर उन्हें मोड़ेगा। तो हमें तो इस दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि छाती कूटनी चाहिए इस तरफ से उस तरफ से, दोनों रूप से। अब एक देखिए बात ये और आ रही बड़ी है साहब, एक अमेरिका में शायद पीट हेक्सेथ ने या किसने कहा कि साहब कि हमें तो अब क्रूसेड करनी है और थर्ड टेम्पल माउंट जो है वो अब बनेगा। तो अब ये जो पुरानी हिस्ट्री है रिवेंज और काउंटर रिवेंज की, जी वो तो उसके ऊपर जा रहे हैं। जी जी जी। और वो तो हमेशा से देखिए, क्रिश्चियंस अभी थोड़े चालाक हो गए हैं, तो वो ओपनली हर कोई नहीं बोलेंगे, बट वो भी इन्हीं टर्म्स में सोचते हैं जिस टर्म्स में मुस्लिम जिहाद सोचते हैं, वो क्रूसेड सोचते हैं। वो दोनों की दृष्टि वैसी ही है। ये होली लैंड, और बड़ा फिटिंग भी है कि इजराइल उसमें पिवोट है, कि जहां से ये सब पैदा हुए, जो इनका एपिसेंटर है जुडाइज्म, ये जो मोनोथीज्म का जो एपिसेंटर है, वो पिवोट है, उसके ऊपर ये तीनों रोटेट करते रहते हैं। तो वो तो बड़ा वो है। अच्छा, भारत में आप देखिए इनके समर्थक हैं, एक बड़ा रोचक मुझे समर्थक इनका एक तबका मिला अभी, जिनको हमेशा जब पूरे वर्ल्ड में कभी भी इंडिया कोई डिप्लोमेटिक मूव करता था, मोदी सरकार जब करती थी, तो ये बार बार कहते थे, अरे ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न कहाँ है, हमें क्या मानवता नहीं देखनी चाहिए, दिस इज अ ह्यूमन इशू, और ऐसा फलाना ढिमका, रेफ्यूजी इशूज, रोहिंग्या के लिए ह्यूमन इशू है। जब ईरान की बात आती है तो बहुत सारे टिप्पणीकारों ने, सो कॉल्ड कमेंटेटर ने कहा है कि अरे ईरान वाज इंडियाज ओनली फ्रेंड इन मिडल ईस्ट, ये मोदी सरकार की क्या पॉलिसी है, ईरानियन गवर्नमेंट को इन्होंने गिरने दिया और ऐसा करने दिया। तो अब इन्हें जियोपॉलिटिक्स ध्यान आ गई। एक ऐसा डिक्टेटर जिसने मेरे ख्याल से, जो अगर आप वेस्टर्न रिपोर्ट्स को बिलीव करें, तो अभी पिछले 3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से 30,000 लोग प्रोटेस्ट में, ये जेनोसाइड है। मतलब 30, आप समझिए आज के समय में 30,000 लोगों को डायरेक्ट, और सब यंग है, क्योंकि वो बूढ़े तो प्रोटेस्ट करने नहीं आएंगे, दे आर ऑल 15 से लेके 30-35 तक प्रोटेस्टर्स को, 30,000 लोगों को 2-2.5 महीने के अंदर जिसने मार दिया, जिस रिजीम ने, उस रिजीम के गिरने की जब बात आती है तो इनको जियोपॉलिटिक्स याद आने लगती है। फिर इनको लगने लगता है कि अरे ज्यूस तो हमारे फ्रेंड नहीं है। अरे कौन इस पूरे वॉर में कोई परमानेंट फ्रेंड, और वो तो होता नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हमें चुनना पड़ेगा तो इसराइल और ईरान के बीच में हमें इसमें बड़ा वाइज है कि आप इसराइल के साथ रहें। बहुत सारी मीम्स बनती भी रहती हैं कि मोदी जी मिलके आए, और जैसी वो इसराइल से नेतन्याहू जी से मिलने के बाद ये सारा जो है वो चालू हो गया। और इंडियन डिप्लोमेसी की दाद देनी पड़ेगी कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो इसराइल के संग इतने अच्छे से सारे जो संबंध बना के आने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल इंडियन शिप्स को ईरान ने भी अलाउ किया। तो ये तो डिप्लोमेसी की पराकाष्ठा है कि आपने ऐसा वो अक्वायर कर लिया स्पेस, जिसमें कि इतना इसराइल के साथ में आने के बाद भी ईरान जो है केवल आपको जो है अलाउ कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पर अब जियोपॉलिटिक्स उनको ध्यान में आ रही है कि ईरान अगर गिर गया तो इंडिया का अकेला फ्रेंड मिडिल ईस्ट में क्या होगा। यहाँ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न नहीं है। बहुत सारे अच्छे ईरानियन विमेन ने वीडियो भी बनाए, जो यहाँ की विमेन रो रही थी, तो उन्होंने उनको मॉक करते हुए कि तुम किन के लिए रो रहे हो, मतलब ये फालतू का नाटक छोड़ दो, ये तो डिक्टेटर था, इसने जवान लड़कियों के संग क्या क्या किया है, करवाया है इस रिजीम ने। जिनको नहीं पता वो बता दें कि जब 79 के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, तो एक क्लॉज, एक उनके यहाँ बिलीफ है कि वर्जिन अगर कोई लड़की मरती है तो वो उसको एक अच्छा प्लेस प्राप्त होगा। अब उनके यहाँ तो शिया जो उनकी जो थियोलॉजी है, तो अयतुल्लाह के ऑर्डर थे कि जो भी 14-15 साल से कम की लड़कियां मिलें, तो उनको मारने से पहले उनका रेप किया जाए, जिससे कि वो मतलब वो उन्हें स्टेट वो प्राप्त ना हो। तो ये जन्नत ऐसी नहीं भी, जा पाए। हाँ, तो ये आप सोचिए कि ये इंडिया में ऐसे ऐसे अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें लेफ्टिस्ट की, इंस्टीट्यूशनल रेप और ये फलाना ढिमका बहुत सारी बात करते हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल रेप का नहीं होगा। पूरा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल स्टेट ऑर्गेनाइज्ड मास रेप प्रोग्राम जिस कंट्री ने किया है, जिन अयतुल्लाज ने करवाया है, उनके लिए ये इनका जो रुदाली रुदन है जो ये चल रहा है, ये बड़ा विचित्र है हर रूप से। सही कह रहे हैं आप। और
ये भी बात सही है आपकी कि अल्टीमेटली आप इनसे ये उम्मीद नहीं रख सकते जब तक ये बिल्कुल जैसे यूएई तो केवल नाम के लिए मुस्लिम है, हाँ, लेकिन सऊदी में क्लर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हम्म, और एमबीएस के तरह तरह के रिफॉर्म्स के बावजूद आज भी चॉप चॉप स्क्वायर वहाँ है। चॉप चॉप स्क्वायर में चॉप चॉप हर हफ्ते होते भी हैं। हम्म, तो ये जो मोनार्कीज हैं जिनको ये शुरू में डर था कि भाई ये जो इरानियन रेवोल्यूशन यहाँ एक्सपोर्ट होगा और हमारी मोनार्की को खतरा है, तो उसके लिए उन्होंने ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें यूएस को बेसिस देना और यूएस को वहाँ पे अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना, ये सारी चीज़ें थी। तो अच्छा, वो यूएस ने जो बीच में स्पॉन्सर किया था आपके जो अरब स्प्रिंग, उससे भी ये लोग परेशान थे। हम्म, मुस्लिम ब्रदरहुड से भी ये लोग परेशान हैं। निशान, तो अगर ऑर्थोडॉक्सी का जो होल्ड है वो कमज़ोर होता है इन हम्म, देशों में, मैं अरब देशों की बात कर रहा हूँ। हम्म, ईरान का तो हमने डिस्कस कर लिया काफ़ी डिटेल में। हम्म, तो हम्म, अरब देशों में अगर ऑर्थोडॉक्सी जो है वो अ, उसका होल्ड कमज़ोर होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी फिर सीरिया जैसी हालत बनेगी। वो तो निश्चित है। एक बड़े कमेंटेटर, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक बड़ी सीरिया के बारे में अच्छी बात कही थी। बोले जब भी किसी इस्लामिक कंट्री में एक डिक्टेटर आता है, तो एक वो पर्सनली बहुत ब्रूटल होता है, जैसे सद्दाम हुसैन जैसा या गद्दाफी जैसा। परंतु उसके कारण क्या होता है, एक ऑर्डर ऑफ सेम्बलेंस बन जाता है। और उस 20-30 साल में जब तक वो डिक्टेटर जिंदा रहता है, तो एथनिक मिक्सिंग होने लगती है। मतलब उनकी जो कैपिटल है उसमें दूसरी एथनिसिटीज, दूसरे शिया के उसमें सुन्नी, सुन्नी के उसमें शिया, क्योंकि डिक्टेटर का डर है कि वो रोज कटवाता है लोगों को, तो उसके कारण थोड़े से वो कंट्रोल में रहते हैं। बट जब भी उस डिक्टेटर का फॉल किसी नेचुरल या अननेचुरल कारण से होता है, तो बोले फिर से वो जो प्रेशर इकट्ठे हो रहे हैं 30-40 साल से, तो बोले एनी पीसफुल इस्लामिक कंट्री इज जस्ट बिल्डिंग प्रेशर्स फॉर अ जेनोसाइड इन फ्यूचर। तो जैसे ही वो डिक्टेटर गया, वो सेम्बलेंस ऑफ पावर, ये बैलेंस गया, स्टेबिलिटी गई, उसके बाद एथनिक क्लेंजिंग, जेनोसाइड वहां होना ही होना है। सीरिया आप देखिए ना, सीरियन वॉर से पहले सीरिया की रेपुटेशन कितनी अच्छी थी। और अभी भी ये इंडियन व्लॉगर्स को साले पैसा दे दे के वो सीरिया में बुलाते हैं और कहते हैं कि अरे सीरियन, इससे अच्छी हॉस्पिटैलिटी कहीं नहीं है, फ्री में खाना खिला दिया, फ्री में सुला दिया, ये सब करके वो व्हाइट वॉश करने का वो प्रयास करते रहते हैं, क्या हुआ है वहां पे जेनोसाइड जिस तरीके के। लेकिन उससे पहले तो सीरिया की रेपुटेशन, क्योंकि वो दिखते भी वो थोड़े गोरे हैं, तो उनकी रेपुटेशन, बड़ा अच्छा पीआर था सीरिया का। लेकिन उसको समाप्त होते हुए 6 महीने नहीं लगे। एक हेलहोल बनने में आईसिस ने क्या क्या किया, जिंदा पिंजरे में बंद करके, और ये मुसलमानों के साथ ही कर रहे हैं एक दूसरे को। वो रॉन्ग काइंड ऑफ मुस्लिम है, तो जिंदा पिंजरे में बंद करके पब्लिक स्क्वायर में जिंदा जला रहे हैं। वो पूरा शूट कर रहे हैं कि कैसे वो फ्लेम्स में उसके मांस, पहले वो चीख रहा है, फिर वो मांस गल के जो है नीचे टपक रहा है उसके शरीर से, फिर और इतनी, क्योंकि वो गैसोलीन से वो आग लगाई है, तो आगे जाके वो ढांचा उसका दिखने लगा है। इस तरह की जो ब्रुटैलिटी है, एक माँ का बच्चा लेके 60 साल का, उसको कटवा के, छोटे उसको मार के, उसकी उसका गोश्त बना के उसी की माँ को खिलाना, इस तरह की चीजें उन्होंने की। ये कितने दिन में हो गया? 6 महीने के अंदर हो गया, बल्कि इससे भी कम में हो गया। तो ये पाउडर केक है बहरीन के। आपने बताया कि वो पॉपुलेशन ही, वो रूलर अलग है, इस तरह कतर में भी बहुत सारी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। सऊदी अरब जो अपने आप को प्योर हार्टलैंड मानता है, सुन्नी और वहाबी उसका, वहां पर भी कोस्ट में जो इतना है, और सुन, आप सऊदी अरब के कोस्ट कितनी कम है, इधर रेड सी में, उधर ऊपर वो गल्फ में है। भैया ऊपर से देखें तो यूएई, ओमान और यमन, ये पूरा उसकी जो इंडिया, ये अरेबियन सी वाली, तो वो कोस्ट वो पूरी कवर कर पाए, और कवर किए हुए हैं, और उसमें इबादी, शिया और दूसरे दूसरे सेक्ट हैं। तो वो तो इट जस्ट टेक्स। सऊदी अरब के अंदर एक और पिक्यूलियर बात है, वहां क्लर्जी तो पावरफुल है, लेकिन सऊदी फैमिली और भी पावरफुल है। तो जो एमबीएस जो अभी कर पा रहे हैं, उसका कारण ये है, रूस में भी ऐसा हुआ था। तो ऑर्थोडॉक्सी और कैथोलिसिज्म में एक सबसे बड़ा अंतर था कि कैथोलिक पोप को राजा नहीं चुनता था। कैथोलिक पोप, पोपरी जो है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जो पेट्रियार्क ऑफ रशिया, ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो ग्रैंड पेट्रियार्क है, उसको जार चुना करता था। तो बेसिकली दे वर डिपेंडेंट ऑन स्टेट।
तो जब स्टेट गया, जब जार गया, तो अचानक से ऑर्थोडॉक्स की कोलैप्स बहुत स्विफ्ट था। इसी तरीके से इन्हीं के दादाजी ने, एमबीएस के दादाजी ने, नाम भूल जाता हूं, तमाम 2-3 सेंटेंस का नाम होगा, वो जो भी थे, तो जो उन्होंने क्लर्जी को डिपेंडेंट बनाया था सीरीज ऑफ लॉज लाके सऊदी फैमिली के ऊपर। इसलिए एमबीएस जो कर पा रहे हैं वो आसान है, मतलब कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि उनका ये है कि क्लर्जी जो है सबसर्विएंट है सऊदी फैमिली के, जो स्टेट के, तो इसलिए वो थोड़ा आसानी से कर पा, पर ऐसी स्थिति हर जगह नहीं है। जॉर्डन में केवल वो जो फैमिली है वो थोड़े सेंसिबल हैं, उनके कारण वो ये सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर बना हुआ है। जिस दिन वो फैमिली किसी ना किसी उससे टॉपल हो जाती है, तो जॉर्डन के अंदर बहुत सारे प्रेशर होंगे, और बाकी कंट्री के अंदर तो प्रेशर चल ही रहे हैं। और इजिप्ट तो वैसे ही हेल होल है, मुस्लिम ब्रदरहुड तो है ही, वहां पर 8% कॉप्टिक क्रिश्चियन भी बचे हुए हैं, वहां पर शिया पॉपुलेशंस भी हैं कुछ। हमने ये देखा कि लीबिया में, अब देखिए लीबिया में गद्दाफी के टॉपल होने के बाद कहते हैं 2000 ट्राइब्स थी जिनको गद्दाफी एक दूसरे से संतुलित करके बैलेंस बनाए हुए थे। गद्दाफी के जाते ही वो 2000 ट्राइब्स एक दूसरे से लड़ रही हैं। आप उनके कैपिटल से निकलिए, त्रिपोली से निकलिए, और उसके बाहर कोई ऑर्डर नहीं। त्रिपोली के भी अलग अलग मोहल्ले जो हैं वो अलग अलग अभी फैक्शंस से ऑक्यूपाइड है। तो अभी अगर आप यहां से देखें, इजिप्ट में थोड़ा बहुत अभी ये मेरे ख्याल से सिसी अभी रूल कर रहे हैं, कौन है, उनके बाद थोड़ा सा ऑर्डर आया है, उनके बाद थोड़ा सा ऑर्डर आया है, और वो बड़े रेडिकल हैं। रेडिकल इस मामले में है कि उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को बहुत अच्छे से पीट रखा है। वो यहां तक कहते हैं कि अगर हमें कोएग्जिस्ट करना है तो कुरान के कुछ वर्सेस को डिलीट करना पड़ेगा। इफ वी वांट टू कोएग्जिस्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन वी हैव टू डिलीट। तो एक वहां रूल कर रहे हैं। लीबिया में कुछ भी हो रहा है। ट्यूनीशिया में जब ये अरब स्प्रिंग के नाम पे हुआ था, इंडिया में बेवकूफ लोग जो कि अरे ये तो फ्रीडम है और फ्रीडम के तानाशाही नहीं चलेगी और ये सब बकवास है, लोग वहां बताते हैं वहां क्या हुआ है कि उसके पहले ट्यूनीशिया ऑलमोस्ट जो डिक्टेटर हैं वो पर्सनली करप्ट थे, मतलब फाइनेंशियली करप्ट थे, बट उनको इस्लाम इन्फोर्स करने का इतना शौक नहीं था। उसके कारण क्या था, उनकी सोसाइटी में लिबरलिज्म जो है वो काफी हद तक आगे आ गया था। वो मतलब आराम से डेट कर सकते थे, कोई बुर्का वुर्का नहीं था। और वो इस अरब स्प्रिंग के बाद आजकल लड़कियों के मुंह पर तेजाब फेंका जा रहा है। बीच में अभी थोड़ा सा संतुलन आया, वहां हुआ है। अल्जीरिया में तो हमने पहले भी एक डिस्कस किया है कि अल्जीरिया में तो जो आतंकवादी जो संस्था है, जो उनकी इस्लामी, वो इतने रेडिकल हैं कि जिनको अल कायदा ने कहा था कि ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो उनके संग काम करने से वो डरते थे, थोड़ा अलग अपने आप को रहते थे। तो ये जो पाउडर केक है, आप पूरा पूरा वहां से लेकर यहाँ तक भारत के बॉर्डर तक और भारत के अंदर आप बना लीजिए, ये पाउडर केक एक बस जरा सी चिंगारी लगाने की देर है और ये भड़क जाएगा। इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं होता, वेस्ट का दोष कई और जगह है, पर यहाँ तो आपकी अंदरूनी जो सोसाइटी है वो ऐसी ही रही, हमेशा से ऐसी रही। आगे का क्या भविष्य होगा, कुछ भविष्यवाणी कीजिए। देखिए मैं बहुत कम भविष्यवाणी करता हूं, लेकिन मुझे एक ऐसी बात लगती है कि इसका इम्प्लोजन होगा। जो एमबीएस जो कर रहे हैं, खाली उनके करने से नहीं, सऊदी अरब के अंदर और जो अरेबियन पेनिनसुला है, इसके अंदर इस्लाम का इम्प्लोजन जब चालू होगा, तो पेरिफेरीज पे अपने आप बहुत तेजी से आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक थियोडोर डालरिम्पल जो ब्रिटिश कमेंटेटर हैं, कंजर्वेटिव, वो इस्लाम के ऊपर एक बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं कि इस्लाम इज अ टोटल सिस्टम, इट ऑल्सो कलेप्सेस टोटली। तो टोटल सिस्टम में ऐसा है, जब आपने, जैसा मैंने अपनी पुस्तक में भी कहा, वेपनाइजेशन, वो हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को वेपनाइज करते हैं। इस्लाम हर जगह है, शादी में है, मौत में है, इकोनॉमी में है, हर जगह है। तो जब इस्लाम कलेप्स होता है तो उनके लाइफ के सारे एस्पेक्ट कलेप्स हो जाते हैं, तब वो बड़ा नाइलिज्म की ओर मूव करते हैं। और वो आपका समय है कि उस समय धार्मिक सेक्ट्स को देखिए क्या होगा। ईरान के अंदर अभी बहुत बड़ा क्रिश्चियन कन्वर्जन भी चल रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप, अगर आपको विश्व गुरु बनना है सो कॉल्ड, तो यू कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू हैव एन ओपिनियन ऑन एनीथिंग अंडर द सन। आपको हर चीज के ऊपर रेडीमेड फाइल्स होनी चाहिए, ओपिनियन होने चाहिए, कोर्सेज ऑफ एक्शन होने चाहिए। ईरान के अंदर इस समय मैसिव कन्वर्जन चल रहा है, मैसिव। जो भी ईरानियंस वेस्ट जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, वो सारे के सारे कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं। सारे नहीं तो 70 to 80% कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं जो विरोध कर रहे हैं रिजीम का। शाह जो है उनका, जो फ्रांस में जो रहते हैं, वो
उनको भी पता है कि ये स्थिति क्या है। इस समय अगर धार्मिक सेक्ट्स भी फोकस करें, बड़ी अच्छी बात है कि इस्कॉन ने ये आतिश तस्सीर की किताब में 2005 की किताब में उल्लेखित है कि उस समय 25,000 हिंदू बना लिए थे इस्कॉन ने ईरान के अंदर, जहां पर हिंदू होना इज पनिशेबल बाय लॉ, कन्वर्ट होना पनिशेबल बाय लॉ है। तो वो एक उसमें गया तो जिसमें हरे राम हरे कृष्णा चल रहा था, जब बसीजी आ गई जो उनकी रिलीजियस पुलिस है, तो वो बस उसमें ऐड कर देते थे हरे राम हरे कृष्णा हरे अल्लाह, उसमें तीसरा वो नाम ऐड करके वो आगे जो है वो चला आगे लेते बढ़ाते थे थे, काम। चला देते थे। पर देखिए उनका भी ये मैं बड़ा एडमायर करता हूं कि ऐसा जीवट की जाके ईरान के अंदर कन्वर्ट किया। अब ये जज्बा जो मिशनरी स्पिरिट हिंदू धर्म में सदैव मिशनरी स्पिरिट थी, ये पिछले 200-250 साल से समाप्त हुई है। अंग्रेजों ने इसको जबरदस्ती हमें मेंटली कॉलोनाइज करके समाप्त किया है, वरना बाली में हिंदू कैसे होते, कंबोडिया में हिंदू कैसे होते, वियतनाम में हिंदू कैसे होते, वियतनाम में मायसोन में इतने पुराने राम मंदिर बने हुए हैं वो कैसे बनते, 1000-1100 साल पुराने राम मंदिर बने हुए हैं, कंबोडिया में इतने सारे मंदिर हैं, इंडोनेशिया में इतने सारे मंदिर हैं, ये कैसे होता अगर हम मिशनरी धर्म नहीं होते। तो एक अरविंद शर्मा जी जो है रूलर्स गेज, वो बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, तो अभी हिंदुत्व पे भी बहुत अच्छी आई है, कभी हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। उनकी बहुत 70 पेज की बुक आई है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो अच्छा, वो क्या नाम है? प्रोसेलेटाइजेशन टाइटल हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स, ये अरविंद शर्मा की बुक है, अभी अभी 26 में रिलीज हुई है। तो ये बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन करते हैं प्रोसेलेटाइजेशन और मिशनरी एक्टिविटी में, कि मिशनरी एक्टिविटी तो हमारे यहाँ भी थी, हम भी अपनी सूचना ले जाते थे, अपना इंडोनेशिया जो में धर्म बहुत मिशनरी एक्टिविटी चल रही है, उनके लोकल एक्टिविटी रही उसके, है। और जब से वो उनकी क्वीन जो है वो क्या बोलते हैं उसके, मेघावती की हाँ, जो बेटी है रिकन्वर्ट वो हुए हैं वो, उन्होंने प्रिंसेस, घर वापस। वो प्रिंसेस रिकन्वर्ट हुई हैं, तब से वहां पे बड़ा भारी एक मूवमेंट आया हुआ है। जी, 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 वहां और पर यहाँ तक बहुत कि उनके अच्छे जो से चल रहा है। मंदिर होते हैं तो उनको उनको मंदिरों का नाम होता है नुसंतारा, और अभी वो अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं, उसका नाम भी नुसंतारा है। हाँ, सितारा, हाँ, बिल्कुल। तो ये मिशनरी स्पिरिट हम वो ऐसा डिस्टिंक्शन करते हैं। प्रोसेलाइटाइजेशन में आप जो पुराना धर्म है, ये रिलीजन की बात नहीं कर रहा मैं, मोनोथेइज्म की। मान लीजिए जैसे विष्णु और शिव की पूजा हम ले गए नागालैंड में, तो हम ये कभी बाध्य नहीं करते थे उनको कि वे अपने देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दें। हमारे लिए तो उसमें कोई मान्यता में कोई बुराई ही नहीं है। हाँ, हम ये अवश्य कहते थे कि हाँ, अपनी बात लेके जाते थे। तो मिशनरी और प्रोसेलाइटाइजेशन कहता है कि जो आप पहले कर रहे थे वो सब हराम है, उसको रोक दीजिए। ये हम नहीं करते। परंतु हम अपना तो धर्म का प्रचार करते आए। तो हमें इस धर्म का प्रचार करना चाहिए, आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। जो भी ऐसे सिविल वॉर होते हैं, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से वहां पर धार्मिक जो पंथ हैं वो बढ़े, और इंडिया का ये फिफ्थ कॉलम की तरह भी प्ले होंगे। आगे आप जो इंडियन हिंदू जो डिप्लोमेसी है, वो आगे उनको प्रयोग कर सकते हैं, और हमारा जो से है वो पूरे अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत अच्छे से बन सकता है। आप ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड है यूरोप और अमेरिका में, अफ्रीका और इधर मिडल ईस्ट में, और जब यहाँ पे भी कई जगह हैं। अब देखिए यूएई में कुछ 40-45% कुछ इंडियंस हैं, मेरे ख्याल से 30-35% कुछ हिंदू भी होंगे। अच्छी बात है बहुत, वहां मंदिर भी बन रहा है, बैप्स मंदिर भी बना रहे हैं, शायद एक तो बना चुके हैं, दूसरा बन रहा है। लेकिन बात ये मैं तब मानूंगा जब परमानेंट राइट्स, अभी उनको बहुत कम राइट, मतलब वो एक झटके से खत्म कर सकते हैं उनका वो सब कुछ। तो थोड़े परमानेंट राइट्स के लिए अब इंडियन गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए कि जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको वहां के परमानेंट राइट्स जो हैं कई सारे मिले। ऐसा करने के बाद धीरे धीरे फिर आप अपने लोगों को भेज के वहां पर धर्म की ओर वापस बुला के फिफ्थ कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, जो जो विश्व में फिर से धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। तो मेरा तो प्रेडिक्शन यही है कि अरेबिया में इस्लाम का इम्प्लोजन होगा, और इस इम्प्लोजन में आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। घर वापसी आपको भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत युद्ध स्तर पे करनी चाहिए। जी, चलिए देखते हैं आगे कैसे चलता है ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस समय ऑब्जर्व करते रहना है, और इसके जी, बारे में और भी चर्चा करते रहनी है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी, आज की इस वार्ता के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।